Stop this madness at once, Sepoy! Drop the rifle! 29 मार्च 1857 बंगाल की बैरकपुर छावनी। एक अजीब सी उमस और खामोशी थी उस दोपहर में। एक ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान से ठीक पहले होती है। बिल्कुल। और तभी अचानक ये खामोशी एक भारी आवाज से टूटती है। एक हिंदुस्तानी सिपाही जिसकी आंखों में गुस्सा और आजादी की भूख है, अपनी लोडेड बंदूक के साथ परेड ग्राउंड के बीचों बीच खड़ा होता है और अपने साथियों को ललकारता है। हाँ, ललकारते हुए कहता है, बाहर निकलो, तुम्हारे धर्म और तुम्हारी आजादी पर हमला हो रहा है। उसके बाद वो सिपाही अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला देता है। और वही एक गोली थी जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। सही कहा। इस घटना के कुछ ही हफ्तों बाद कैलकाटा से लेकर दिल्ली तक रातों रात रहस्यमयी तरीके से टेलीग्राफ के तार काट दिए जाते हैं। छावनियों में आग लगनी शुरू हो जाती है। जी। और दुनिया की सबसे बड़ी और अजिया मानी जाने वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर उखड़ने लगते हैं। तो क्या हमारे श्रोता जानते हैं कि भारत की आजादी की असली लड़ाई की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी? आज के इस गहन विश्लेषण में हम 1857 के उस ऐतिहासिक महासंग्राम के पन्नों को पलटेंगे। जी। और इसके लिए हमने ऐतिहासिक दस्तावेजों, उस दौर की ब्रिटिश प्रेस की रिपोर्टों और आधुनिक इतिहासकारों का एक विशाल संकलन जमा किया है। आज का हमारा ये सफर सिर्फ तारीखों को याद करने का नहीं है। ये उन नायकों के दर्द, उनके त्याग और उनकी उस जीवंत कहानी को महसूस करने का है जिसे सदियों तक महज एक सिपाही विद्रोह कहकर दुनिया की नजरों से छुपाने की कोशिश की गई। इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है। इसे अक्सर एक अचानक भड़के हुए गुस्से की तरह पेश किया जाता है, जैसे किसी दिन सिपाहियों को कुछ खराब लगा और उन्होंने बंदूकें उठा ली। जैसे कि कोई तात्कालिक रिएक्शन हो, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन दस्तावेज इस नैरेटिव को पूरी तरह से खारिज करते हैं। 1857 कोई रातों रात हुआ हादसा नहीं था। ये एक ऐसा ज्वालामुखी था जिसके अंदर का लावा दशकों से खौल रहा था। यानी गुस्सा बहुत पहले से जमा हो रहा था। बिल्कुल। इस बगावत को सिर्फ वर्दी पहने कुछ नाराज सैनिकों तक सीमित कर देना, उन लाखों किसानों, मजदूरों, बेदखल किए गए राजाओं और उस आम जनता के बलिदान का अपमान है जिनकी ये एक साझा चीख थी। तो आज हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य के उस मैकेनिज्म को समझेंगे जिन्हें औपनिवेशिक पन्नों में महज बागी लिखकर खारिज कर दिया गया। जी। और उस खौलते हुए लावे की असली वजह को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सही कहा। बगावत की चिंगारी से पहले हमें 1857 से पहले के भारत की उस घुटन भरी तस्वीर को डिकोड करना होगा। ये देखना होगा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की जमीन ही नहीं बल्कि इसके सामाजिक ताने बाने को तार-तार किया था। अगर हम इसको आसान शब्दों में समझें, देखिए, अगर इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो ये ऐसा था जैसे कोई विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी भारत में सिर्फ बिजनेस और व्यापार करने का लाइसेंस मांगे। आप उसे जगह दें और फिर वो कंपनी धीरे धीरे आपके देश की पुलिस, अदालत और टैक्स सिस्टम को अपने कब्जे में ले ले। वही तो, यहाँ तक कि आप ही के घर में रहने का आप इसे हैवी यूजर चार्ज या किराया वसूलने लगे। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत इसी कॉर्पोरेट लालच का एक क्रूर कानूनी हथियार था। उसी ने ये नियम बना दिया कि अगर किसी भारतीय शासक का अपना कोई बायोलॉजिकल वारिस या सगा बेटा नहीं है तो वो किसी बच्चे को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। बाप रे, यानी रियासत सीधे कंपनी की? बिल्कुल। जैसे ही उस शासक की मृत्यु होगी, वो पूरी रियासत, उसका खजाना, उसकी जमीन सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति बन जाएगी। इसी बेतुके कानून के तहत झांसी, नागपुर और सतारा जैसी रियासतों को रातों रात हड़प लिया गया। ये तो सीधे तौर पर चोरी थी, कानून के नाम पर। हाँ, लेकिन उनकी जो असली रणनीतिक भूल थी, जिसे अंग्रेजों का सबसे बड़ा ब्लंडर कहा जा सकता है, वो था 1856 में अवध का विलय। नवाब वाजिद अली शाह वाला किस्सा? हाँ। नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन यानी बैड गवर्नेंस का बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। और यही वो बिंदु था जहां अंग्रेजों ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और इसका असर सीधा सेना पर पड़ा होगा क्योंकि ज्यादातर सिपाही तो वहीं से आते थे ना? एग्जैक्टली। जिस बंगाल आर्मी के दम पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को दरा रही थी, उस सेना के ज्यादातर सिपाही अवध और बिहार के ही गांव से आते थे। तो जब उन्होंने देखा कि उनके ही राजा को अपमानित करके निकाल दिया गया है और उनके ही परिवारों से गांव में भारी लगान वसूला जा रहा है,
तो उनका सब्र टूटना ही था। पता है, आखिरकार वर्दी पहनने वाला सिपाही भी तो अंदर से उसी शोषित किसान का ही बेटा था ना। ऊपर से इंग्लैंड में हो रही औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सारा बोझ भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर डाल दिया गया था कि वो काम ना कर सकें। ये बेहद दर्दनाक था। लेकिन ये प्रहार सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक जमीन पर नहीं हो रहा था, ये एक गहरा सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था। मतलब लोगों की सोच और धर्म पर भी हमला। हाँ, भारतीयों को ये साफ महसूस होने लगा था कि उनके धर्म, उनकी सदियों पुरानी मान्यताओं को सभ्य बनाने के नाम पर नष्ट किया जा रहा है। ईसाई मिशनरियों का बढ़ता प्रभाव, जेलों में सबको एक साथ खाना खिलाने जैसे नियम, और यहाँ तक कि सती प्रथा पर रोक या विधवा पुनर्विवाह जैसे कानून भी, भले ही वो आज हमें सुधारवादी लगें, पर उस वक्त के समाज ने उन्हें अपने धर्म पर एक सीधे हमले के रूप में देखा था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, और उस दौर के ग्लोबल विचारकों ने भी इस बात को समझा था। कार्ल मार्क्स ने 1857 में द न्यूयॉर्क ट्रिब्यून के लिए अपनी रिपोर्टिंग में साफ लिखा था कि ये कोई साधारण सैन्य मामला नहीं है। एक सेकंड रुकिए, कार्ल मार्क्स, हम उसी कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं ना जो कम्युनिज्म के विचार के लिए जाने जाते हैं? जी हाँ, वही कार्ल मार्क्स। वो लंदन में बैठकर न्यूयॉर्क के एक अखबार के लिए भारत के विद्रोह पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। हैरानी होती है सुनकर। यानी ये कोई छोटी मोटी स्थानीय बगावत नहीं थी जिसे अंग्रेज आसानी से मैनेज कर लेते। ये तो उस दौर की एक बहुत बड़ी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल घटना थी। बिल्कुल, मार्क्स ने लिखा था कि ये महज एक सैन्य विद्रोह नहीं, बल्कि फ्री ट्रेड के नाम पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा लाई गई तबाही का एक राष्ट्रीय परिणाम है। क्या बात है। और तो और खुद ब्रिटिश संसद के भीतर डिज़रेली जैसे नेताओं ने अपनी ही सरकार को आईना दिखाया था। उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि डलहौजी की विस्तारवादी नीतियां और भारतीय धर्म के साथ अकड़ दिखाना ही इस बगावत की असली वजह है। उनका तर्क यही था ना कि आप किसी देश की आत्मा को कुचलकर उस पर लंबे समय तक शांति से राज नहीं कर सकते। सही। और यहीं से बात उस गहरे असंतोष और संवादहीनता यानी कम्युनिकेशन गैप की तरफ मुड़ती है, जिसने सेना के भीतर उस खामोश बारूद को बिछाया। ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय सिपाहियों के बीच एक ऐसी खाई बन चुकी थी कि कहां अंग्रेजों को जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा ही नहीं था। भेदभाव तो हर स्तर पर था। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के गोरे सिपाही से बहुत कम वेतन मिलता था और उसे कभी उच्च पदों पर प्रमोशन नहीं दिया जाता था। और उस पर से आग में घी डालने का काम किया 1856 के जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ने, जिसमें सिपाहियों को समुद्र पार जाना जरूरी कर दिया गया था। हाँ, इस कानून ने सिपाहियों को समुद्र पार जाकर ब्रिटिश युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया। उस दौर में समुद्र पार करना कई हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं में अपना धर्म भ्रष्ट करने के बराबर माना जाता था। और इसी बारूद के ढेर पर वो माचिस की तीली गिरी जिसे इतिहास नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों के रूप में जानता है। इस नई तकनीक का जो मैकेनिज्म था वही इसकी सबसे बड़ी समस्या बन गया। बिल्कुल, सिपाहियों को राइफल में बारूद भरने के लिए उस कारतूस के ऊपरी हिस्से को अपने दांतों से काटना पड़ता था। और ये अफवाह, जो बाद में सच भी साबित हुई, जंगल की आग की तरफ फैल गई कि इन कारतूसों को सील करने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के लिए ये उनके अस्तित्व और उनकी आस्था पर सबसे घातक प्रहार था। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि सरकार उनके धर्म को भ्रष्ट करके उन्हें ईसाई बनाना चाहती है। और इसी घुटन का विस्फोट हुआ 29 मार्च 1857 को बराकपुर में, जहां मंगल पांडे ने बगावत का झंडा बुलंद किया। लेकिन जब हम ब्रिटिश दस्तावेज और उस दौर के अखबारों की कतारें पढ़ते हैं तो एक बहुत ही अजीब सी बात सामने आती है। कैसी बात? ब्रिटिश प्रेस ने मंगल पांडे की तस्वीर एक देशभक्त के बजाय एक पागल इंसान के रूप में घड़ी थी। उन्होंने लिखा कि मंगल पांडे भंग के नशे में धुत थे और वो रुन अमुक हो गए थे, यानी दिमागी संतुलन खोकर बिना सोचे समझे हिंसा पर उतर आए। हाँ, तो मुझे यहाँ एक बात बहुत खटकती है। क्या वो वाकई महज नशे में थे या फिर अंग्रेज अपने ही सिस्टम की नाकामी और उस जमीनी सच से मुंह मोड़ने के लिए ये झूठी कहानी बना रहे थे? देखिए, औपनिवेशिक सत्ताएं हमेशा यही हथकंडा अपनाती हैं। अगर आप किसी विद्रोही को पागल या नशेड़ी साबित कर दें तो आपको उसकी राजनीतिक चेतना, उसके तर्कों और उस विद्रोह के असली कारणों पर बात ही नहीं करनी पड़ेगी। मतलब पूरी बगावत को बस एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बताकर दबा दो। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को सबाल्टर्न नजरिए से देखें,
यानी इतिहास को सिर्फ जीतने वाले अंग्रेज अफसरों की डायरी से नहीं, बल्कि जमीन पर लड़ रहे उस आम इंसान की नजर से पढ़ें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। तो आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था? दस्तावेज क्या बताते हैं? दस्तावेज चीख चीख कर बताते हैं कि बैरकपुर में कोई एक सैनिक अचानक पागल नहीं हुआ था। एक बहुत ही खामोश और खतरनाक नेटवर्क काम कर रहा था। विद्रोह से कई हफ्ते पहले रातों के अंधेरे में गुप्त बैठकें हो रही थी। वाह, यानी पूरी प्लानिंग चल रही थी। बिल्कुल। एक गांव से दूसरे गांव और एक छावनी से दूसरी छावनी तक रोटियां और कमल के फूल संदेश के रूप में बांटे जा रहे थे। कलकत्ता और बैरकपुर के बीच अंग्रेजों की सबसे आधुनिक तकनीक टेलीग्राफ के तारों को बहुत ही सुनियोजित तरीके से काटा जा रहा था। और जब मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल हुआ तो अंग्रेज जजेस ने उन पर बहुत दबाव डाला होगा कि वो अपने साथियों के नाम बताएं। दबाव तो डाला, पर मंगल पांडे ने आखिरी सांस तक सिर्फ एक ही बात कही, मैंने ये सब अपनी मर्जी से किया है, मेरे साथ कोई नहीं था। उनका ये मौन किसी नशे का असर नहीं था। ये तो उनकी सामरिक रणनीति थी, अपने साथी विद्रोहियों को बचाने की। सही कहा। ये उस सेना के भीतर गहरी सॉलिडेरिटी या एकजुटता का प्रतीक था। वो जानते थे कि अगर वो टूटे तो पूरी क्रांति समय से पहले कुचल दी जाएगी। बात है जिसे गोरे अफसर एक सनक कह रहे थे, वो दरअसल एक बहुत बड़ी क्रांति का सबसे सचेत और पहला रणनीतिक कदम था। और मंगल पांडे की फांसी ने उस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जो भारतीयों के मन में था। वो चिंगारी बुझी नहीं। 10 मई 1857 को मेरठ में वो एक भयंकर दावानल यानी जंगल की आग बन गई। जब 85 सिपाहियों ने उन चर्बी वाले कारतूसों को छूने से साफ इनकार कर दिया था और इसके जवाब में ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें सरेआम बेड़ियां पहनाई और जेल में डाल दिया। बस यही वो पल था जब सब्र का बांध टूट गया। पूरी की पूरी भारतीय टुकड़ी ने बगावत कर दी। उन्होंने अपने साथियों को आजाद कराया, गोरे अफसरों को मार गिराया और रात भर का वो थका देने वाला लंबा मार्च करते हुए 11 मई की सुबह सीधे दिल्ली के लाल किले के दरवाजे पर पहुंच गए। और यहां पहुंचकर मेरठ के उन साधारण सिपाहियों ने जो किया ना, वो उनकी असाधारण राजनीतिक समझ को दर्शाता है। वो दिल्ली सिर्फ छुपने नहीं गए थे, तो उनका असली मकसद क्या था? उन्होंने लाल किले में जाकर उस वक्त के 82 साल के बुजुर्ग और बेहद कमजोर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता और शाह-ए-हिंद घोषित कर दिया। बहादुर शाह के पास उस वक्त अपनी कोई ताकत नहीं थी। उनकी सत्ता सिर्फ लाल किले की दीवारों तक सीमित थी। लेकिन सिपाहियों ने एक जर्जर व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे भारत में स्वीकार्य संप्रभुता के प्रतीक को चुना था। बिल्कुल, एक सेंट्रल अथॉरिटी फिगर को। यहाँ एक बहुत बड़ी कानूनी विडंबना यानी लीगल आयरनी सामने आती है, जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। कौन सी? तकनीकी और कानूनी रूप से देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद मुगल सम्राट की सामंत या वैसल थी। वो व्यापार करने के बदले सम्राट को नजराना पेश करते थे। हाँ, ये एक कानूनी तथ्य है। तो जब सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना शासक माना, तो एक तरह से वो मुगल सम्राट के प्रति अपनी कानूनी वफादारी निभा रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ही असली बागी थी जो अपने ही सम्राट के खिलाफ अवैध रूप से शासन कर रही थी। वाह, इस तरह से उन्होंने कंपनी के राज को कानूनी तौर पर अवैध कर दिया। लेकिन इसके बाद दिल्ली में जो हुआ वो इस पूरे महासंग्राम का सबसे शानदार पहलू है। मैं उत्सुक हूं जानने के लिए। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद विद्रोहियों ने शासन चलाने के लिए एक कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक न्यायालय की स्थापना की। ये कोई तानाशाही या मनमाना सैन्य शासन नहीं था। इसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर बनाया गया था। लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर 1857 में? हाँ, इस कोर्ट में सेना के विभिन्न अंगों और आम नागरिकों के प्रतिनिधि शामिल थे। फैसले बहुमत से लिए जाते थे, प्रॉपर वोटिंग होती थी और फिर उन फैसलों को सिर्फ एक औपचारिक मोहर के लिए मुगल सम्राट के पास भेजा जाता था। जरा इस बात की गहराई को सोचे हमारे श्रोता। आज जब हम संसद, वोटिंग या डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि ये सब हमें अंग्रेजों ने सिखाया है। उनका दावा रहा है कि वो हमें सभ्य बनाने आए थे, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट थी। वही तो 1857 में बिना किसी ब्रिटिश मदद या पश्चिमी मार्गदर्शन के हमारे अपने सिपाहियों और आम लोगों ने बगावत के बीचों बीच एक लोकतांत्रिक और वोटिंग पर आधारित एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा कर दिया था। उनके पास एक स्पष्ट ढांचा था कि अंग्रेजों को बाहर निकालने के बाद इस देश का शासन आखिर चलेगा कैसे, और दिल्ली से मिली इसी राजनीतिक वैधता ने पूरे उत्तर और मध्य भारत में आजादी के नायकों को एक सूत्र में पिरो दिया।
उसके बाद मैदान जंग में जो कुछ हुआ वो सीमित संसाधनों के साथ अदम्य साहस की एक ऐसी दास्तान है जो दुनिया के सैन्य इतिहास में विरले ही देखने को मिलती है। उन युद्धों के मैदानों की तस्वीर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अगर हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, महज 30 साल की एक युवा विधवा महारानी। हाँ, जब ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज ने अपनी विशाल और आधुनिक सेना के साथ झांसी को घेरा और उन्हें सरेंडर करने को कहा, तो उनका जवाब था, हम आजादी के लिए लड़ते हैं। उन्होंने पीठ पर अपने दत्तक पुत्र को बांधकर दोनों हाथों में तलवारें लेकर जिस तरह ग्वालियर के मैदान में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया, वो शौर्य की चरम सीमा है। जनरल ह्यू रोज ने बाद में खुद कबूला था कि विद्रोहियों में वो अकेली मर्द थीं। और झांसी से आगे बढ़ें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल का नेतृत्व भी उतना ही अप्रतिम था। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे को नवाब घोषित किया और खुद सेना की कमान संभाली। और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के धार्मिक आजादी वाले दावों की धज्जियां उड़ा दी थीं, है ना? बिल्कुल। बेगम ने सार्वजनिक ऐलान किया कि जो सरकार सुअरों और गाय की चर्बी खिलाती हो, वो कैसी धार्मिक आजादी देगी। उन्होंने सीधे उनके पाखंड पर चोट की। कमाल है। और कानपुर में नाना साहब और तात्या तोपे का संघर्ष तो था ही। तात्या तोपे ने छापामार या गरिल्ला युद्ध नीति का बेहतरीन उपयोग करते हुए अंग्रेजों की विशाल सेनाओं को महीनों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकाए रखा। और बिहार के जगदीशपुर में 80 साल के कुंवर सिंह ने एक हाथ कट जाने के बावजूद जिस तरह आखिरी सांस तक अंग्रेजों को चकमा दिया, वो साबित करता है कि इस जंग में उम्र, जेंडर या रियासत कोई मायने नहीं रखती थी। ये वाकई एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर था। एक तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक सेना जिसके पास रेल थी, टेलीग्राफ था, बेहतरीन तोपें और रिफलें थीं, और दूसरी तरफ हमारे नायक तलवारों, भालों और पुरानी भरमार बंदूकों से लड़ रहे थे। ये महज युद्ध नहीं था, ये स्वाभिमान की चरम परीक्षा थी। लेकिन एक बात सोचकर बहुत हैरानी होती है, जब भारत में इतना कुछ हो रहा था तो इंग्लैंड में बैठा ब्रिटिश प्रेस जैसे द टाइम्स या मैनचेस्टर गार्डियन इस पूरे महासंग्राम को अपनी जनता के सामने कैसे परोस रहा था? उनका रवैया बहुत ही खौफजदा और पूरी तरह से प्रोपेगेंडा से भरा हुआ था। वो इंग्लैंड की जनता को यह भरोसा दिलाना चाहते थे कि उनका महान साम्राज्य पूरी तरह सुरक्षित है, यानी सब कुछ ठीक है वाला नाटक। हाँ, इसीलिए उन्होंने इसे महज एक छोटा सैन्य विद्रोह साबित करने की पुरजोर कोशिश की। जब उससे काम नहीं चला तो उन्होंने इसे एक मुस्लिम विद्रोह कहकर हिंदू मुस्लिम के बीच बांटने की साजिश रची। ये तो उनकी पुरानी आदत थी, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने इस आजादी की लड़ाई को दुनिया भर के ईसाई धर्म और इस्लाम के बीच की एक जंग बता दिया, एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। लेकिन उनके इस झूठ का पर्दाफाश उसी दौर के विद्रोही दस्तावेजों से होता है, जैसे कि आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन। बिल्कुल सही। अगर हम उस समय की प्रसिद्ध आजमगढ़ उद्घोषणा पढ़ें तो वो चीख चीख कर बताती है कि ये लड़ाई आर्थिक तबाही, जमीनों के छिनने और हर वर्ग के शोषण के खिलाफ थी, जिसमें जमींदार, किसान, व्यापारी, हिंदू और मुस्लिम सब कंधे से कंधा मिलाकर आजादी के लिए लड़ रहे थे। सही कहा। लेकिन इतनी विशाल एकजुटता और इतनी बड़े बलिदानों के बाद भी एक कड़वा सच ये है कि 1858 के मध्य तक आते आते 1 साल से ज्यादा चले इस खूनी संघर्ष को ब्रिटिश सेना ने बेहद क्रूरता से दबा दिया। बहुत ही बेरहमी से। दिल्ली पर फिर कब्जा हो गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी गुमनामी में मौत हुई। सड़कों के किनारे खड़े पेड़ों पर हजारों लाखों विद्रोहियों और आम नागरिकों को बिना किसी मुकदमे के फांसी पर लटका दिया गया। ये इतिहास का सबसे काला अध्याय था। इतनी जाने के बाद, इतना खून बहने के बाद हमारे श्रोताओं के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या भारत ने इस महासंग्राम से आखिर कुछ हासिल किया या ये सारा बलिदान व्यर्थ चला गया? ये सवाल इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। अगर हम इसे सिर्फ एक सैन्य युद्ध के नजरिए से देखें या तात्कालिक लक्ष्यों की बात करें तो ये सच है कि ये संघर्ष अपने मकसद में सफल नहीं हो सका। और इसके कुचल जाने की कुछ ठोस वजह भी तो होंगी ना? बिल्कुल। इसका प्रभाव पूरे भारत में एक साथ नहीं फैल पाया। दक्षिण भारत और पंजाब के कई हिस्से और कुछ बड़ी रियासतें इससे अलग रहीं। विद्रोहियों के पास साहस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई एक प्रभावी केंद्रीय कमान नहीं थी और आधुनिक संचार के साधन भी नहीं थे। जबकि अंग्रेजों ने टेलीग्राफ और रेलवे का इस्तेमाल अपनी सेनाओं को तेजी से मूव करने के लिए किया। एक बहुत ही कड़वी सच्चाई ये भी है कि उस समय का पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग और कई बड़े जमींदार आखिरी वक्त तक अंग्रेजों के वफादार बने रहे। यानी जमीनी हकीकत ये थी कि अपनों ने भी अपनों का साथ नहीं दिया। तो क्या हम इसे एक संपूर्ण हार मान ले? हर एक रूप से हारना नहीं होता।
1857 सैन्य रूप से कुचले जाने के बाद भी वैचारिक और राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ी जीत थी। वो कैसे? इस विद्रोह के झटके ने उस जालिम ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल के भ्रष्ट और दमनकारी शासन का हमेशा के लिए अंत कर दिया। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत का सीधा नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन और महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। यानी कंपनी राज खत्म हो गया। अंग्रेजों को अपनी सेना का पूरा पुनर्गठन करना पड़ा। पर इन प्रशासनिक बदलावों से कहीं ज्यादा बड़ा जो बदलाव आया वो था इंडियन नेशनलिज्म, यानी भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म, जिसने आगे के रास्ते तय किए। राम ने भारतीयों के भीतर से वो सादियों पुराना मनोवैज्ञानिक डर निकाल दिया कि ब्रिटिश राज अजेय है। इसने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि अगर हम एक हो जाएं तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। और इसी के आधार पर तो बाद के विचारकों ने अपनी आजादी की इमारत खड़ी की थी। हाँ, दशकों बाद विनायक दामोदर सावरकर जैसे विचारकों ने ब्रिटिश दस्तावेजों का ही गहराई से अध्ययन किया और इस सिपाही विद्रोह के झूठे नैरेटिव को तोड़ते हुए इसे गर्व से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया, जो कि वो सच में था। 1857 की इसी वैचारिक और भावनात्मक नींव पर 20वीं सदी के उस आजादी के आंदोलन की विशाल इमारत खड़ी हुई, जिसने आखिरकार 1947 में अंग्रेजों को हमेशा के लिए भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस पूरे सफर को समेटते हुए ये समझना बहुत जरूरी है कि 1857 का ये महासंग्राम महज इतिहास की एक घटना नहीं है। ये स्वतंत्रता, प्रतिरोध और असीम साहस की एक ऐसी अमित गाथा है जिसे कोई भी औपनिवेशिक कलम मिटा नहीं सके। बिल्कुल नहीं। आज हम जिस आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, जो आजादी हमें बहुत सहज लगती है, उसकी सबसे पहली और सबसे भारी कीमत 1857 के उन ज्ञात और लाखों अज्ञात नायकों ने अपना खून बहाकर चुकाई थी। सही। मंगल पांडे के उस पहली गोली की गूंज से लेकर झांसी की रानी की आखिरी सांस तक ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की लड़ाई थी। हमारे श्रोता जब भी अपने इतिहास की ओर मुड़कर देखें तो उन नायकों के प्रति वो गर्व और वो सम्मान जरूर महसूस करें जिसके वो सच्चे हकदार हैं। उन्होंने उस वक्त तलवारें उठाईं जब ऐसा करना अपनी मौत को दावत देना था। और आखिर में मैं एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहूंगा। जी बताएं। जरा सोचिए, 1857 में जी। जब उन साधारण सिपाहियों ने मुगल सम्राट को सिर्फ एक संप्रभुता का प्रतीक मानकर सत्ता की असली बागडोर उस लोकतांत्रिक कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में सौंपी थी, अगर वो संग्राम सफल हो जाता, अगर अंग्रेज उस वक्त निकल गए होते, हाँ, अगर अंग्रेज 1857 में ही चले जाते और वो कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बच जाता, तो क्या आज का हमारा आधुनिक भारतीय लोकतंत्र वैसा ही होता जैसा आज है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। या फिर ब्रिटिश कानूनों के सांचों में ढलने के बजाय वो हमारी अपनी मिट्टी, हमारी अपनी सोच और हमारी सांस्कृतिक जड़ों से उपजा हुआ एक बिल्कुल अलग, जैविक और अनूठा लोकतंत्र होता? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों से निकालकर सीधे हमारे आज के अस्तित्व से टकराता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमने क्या खोया और जो पाया वो कितना हमारा अपना है। सही कहा। और इसी डीप थॉट के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे इतिहास में अभी ऐसे अनगिनत पन्ने हैं जो पलटते जाने का इंतजार कर रहे हैं। आप सब भी इन सवालों पर गहराई से सोचिएगा और अपने इतिहास को सिर्फ किताबों में नहीं, अपनी पहचान में ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहरी सोच के साथ।